नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया है ईवीएम को लेकर के और जिस तरीके से बार-बार इस मुद्दे को उछाला जाता है और शाम को भी मैंने एक प्रोग्राम किया था अभिषेक तिवारी के साथ और उसमें भी कुछ मुद्दों पर चर्चा हुई थी, लेकिन ये कुछ दूसरे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। उनको जोड़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि ये इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है और इतना महत्वपूर्ण फैसला है जो सुप्रीम कोर्ट से आया है और जिसमें जो इनकी मांग थी कि ईवीएम और वीवीपैट के 100% जो है मिलान किया जाए। ये इनका वश चलता तो ये जो बैलेट पेपर से चुनाव होते थे और 3-3 दिन तक गिनतियां होती रहती थी, भारत को फिर से उस युग में धकेल देते। और केवल 3-3, 4-4 दिन तक गिनतियां नहीं होती थी, बल्कि बिहार में और कुछ दूसरे राज्यों में तो मतपेटियों को लूट लिया जाता था। उनमें आग लगा दी जाती थी, बदल दिए जाते थे, बूथ कैप्चरिंग होती थी, ठप्पेबाजी होती थी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी कुछ गड़बड़ियां नहीं होती होंगी वोटिंग में, होती होंगी, लेकिन जो हम आगे की तरफ देख रहे हैं, दुनिया आगे की तरफ देख रही है, ये पीछे की तरफ भारत को क्यों ले जाना चाहते हैं, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। और ये भी कि भाई अब सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला आ गया है, पहले भी आए हैं, लेकिन हम इसको क्या फाइनल माने और इसके बाद इनकी बोलती बंद होगी। ये दुनिया में भारत की जो डेमोक्रेसी है या जो हमारा चुनाव आयोग जिसकी प्रशंसा होती थी पूरी दुनिया में, उसको बदनाम करना बंद करेंगे और अपनी हार का ठीकरा क्या ईवीएम पर फोड़ना बंद करेंगे। तो मेरे साथ जुड़ रहे हैं इलाहाबाद से, प्रयागराज से अनुपम मिश्रा जी। अनुपम जी को जोड़ करके चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अनुपम जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू नमस्कार। सर। नमस्कार। इसके 3 पहलू हैं साहब। एक पहलू तो है जो मतदाता है। मुझे नहीं लगता कि मतदाताओं को किसी तरह की कोई शिकायत है या कोई मतदाता जो है, आम मतदाता कभी शिकायत करने के लिए चुनाव आयोग पहुंचा हो या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पहुंचा हो। दूसरा पक्ष इसमें है राजनीतिक पार्टियां और कैंडिडेट, और तीसरा पक्ष है याचिकाकर्ता। कई बार लगता है कि याचिकाकर्ता ही मुख्य पक्ष है। क्या कहेंगे? सर, याचिका की शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं कि लोगों को सुन के आश्चर्य होगा कि ईवीएम को लेकर ये चुनाव आयोग ने आज फिगर दिया है सर। ईवीएम को लेकर अब तक 40 याचिकाएं हो चुकी। एक नहीं, दो नहीं, दर्जन नहीं, 2 दर्जन नहीं, 3 दर्जन नहीं, 40 याचिका हो चुकी और 40 की 40 खारिज हो चुकी हैं। अब कोई और इशू होता तो दो चीजें होती। पहले तो ये कि लोग इतनी याचिका नहीं करते कि साहब एक ही बात पे कितनी बार कोर्ट जाएं। दूसरा ये होता कि साहब अगर किसी मुद्दे पे आप 40 बार कोर्ट गए होते तो एक बात तो तय है कि कोर्ट आप पे हैवी पेनाल्टी लगा देता। साहब 40 बार आप सोचें, जिस देश में लाखों लाख मुकदमे पेंडिंग हैं, वहां पे बड़ी बड़ी संवैधानिक बेंचेस को बैठा के आप या फुल बेंचेस को बैठा के आप 40 बार आप सुनवाई कर रहे हैं, कभी छोटी कोर्ट कभी बड़ी कोर्ट। तो एक तो ये, दूसरी बात, इस इश्यू को आप समझ लें, ऐसा हो क्यों रहा है इसको देखें। सुप्रीम कोर्ट, ये इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि ईवीएम टेम्पर इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि ईवीएम में कोई ऐसा कार्ड नहीं है जो उसको इंटरनेट से जोड़ सके। ये बात तय हो गई। तो कहा गया कि साहब आप तो वहां से जो भेजते हैं मशीन, वो पहले से सेटिंग करके भेजते हैं कि कोई भी बटन दबाओ भाजपा को वोट पड़े। चलिए मान लिया। पहले बात आप जाने, जैसे
पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा है, तमिलनाडु में चुनाव हो रहा है, कर्नाटक में चुनाव हो रहा है, उड़ीसा में चुनाव हो रहा है। चुनाव आयोग की क्या भूमिका है? एक ऑब्जर्वर तैनात करती है और मशीनें दे देती है आपको। चुनाव कौन कराता है? राज्य सरकार कराता है। चुनाव अधिकारी कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किसका होता है? राज्य सरकार। तमाम एडीएम, एसडीएम, नायब तहसीलदार, बाबू, टीचर, शिक्षक, फलाने ढिकाने, जितने लाखों लाख लोग लगे रहते हैं चुनाव में, वो किसके अंतर्गत आते हैं? राज्य सरकार। 1.5 करोड़ आदमी लगे हैं चुनाव में इस बार, 55 लाख ईवीएम और 1.5 करोड़ आदमी। ऐसे कौन सा फ्रॉड है जो 1.5 करोड़ लोगों के अंदर गुप्त रह जाए? संभव नहीं। दूसरी बात, चुनाव आयोग सिर्फ आपको मशीनें ही तो देता है साहब, पूरा चुनाव तो आप कराते हैं। अब आप कह रहे हैं चुनाव आयोग मशीनों को प्रोग्राम करके देता है, चलिए मान लिया, ये भी मान लिया। फिर वो जो आपके यहाँ कलेक्टर साहब जो मॉक ट्रायल करते हैं, फर्स्ट ट्रायल जिसे कहते हैं, तो वो क्या है फिर? व्हाट इज दैट? जिसमें कलेक्टर साहब या फिर वो जो चुनाव अधिकारी हैं, उस सारे जितने वो होते हैं, क्या नाम है, उम्मीदवार, उन सबको बुलाकर उनकी उपस्थिति में ये इसकी जांच कराई जाती है। ईवीएम की आप जांच कराते हैं और उसके बाद एक एक उम्मीदवार लिख के देता है साहब। एक एक उम्मीदवार, फर्स्ट लेवल चेकिंग कहते हैं इसको, जो फर्स्ट लेवल चेकिंग, उसमें साहब या तो एक एक उम्मीदवार होता है या उम्मीदवार के प्रतिनिधि होते हैं। आपके सामने ईवीएम की जांच होती है। जितनी बार आप कहते हैं उतनी बार ईवीएम का बटन दबाया जाता है, वीवीपैट दिखाया जाता है, वोट किसको जा रहा है। जब पूरी तरह से आप संतुष्ट हो जाते हैं तो बूथ पे आप फॉर्म 19 साइन करते हैं। आप फॉर्म 19 की, साहब हम ईवीएम से संतुष्ट हैं, चुनाव शुरू किया जाए। फिर आप चुनाव हारते हैं तो कहते हैं ईवीएम गड़बड़। आप सोचें, फिर से देखें आप इसको कि ईवीएम तो भेज रही है ना सिर्फ चुनाव आयोग, मशीनरी तो नहीं भेज रही ना, मशीनरी तो राज्य सरकार की है। कलेक्टर राज्य सरकार का, अधिकारी, पोलिंग एजेंट, सब कुछ राज्य सरकार के। वो लोग बैठ के जितने उम्मीदवार हैं या उनके प्रतिनिधियों के सामने उसका फर्स्ट लेवल टेस्ट होता है। और जब आप संतुष्ट हो जाते हैं कि हाँ साहब एकदम बढ़िया, हर बटन दबा के देख लिया, बटन दबा रहे, जिसका बटन दबा रहे उसी को वोट जा रहा है, वीवीपैट निकल रहा है, मिला लिया सब, तो आप फॉर्म 19 साइन कर देते हैं कि हाँ साहब एकदम ईवीएम टनाटन है, आप शुरू करें। और उसके बाद हारते ही आपने फिर शुरू कर दिया। कुछ सवाल है सब मेरे पास। पहला सवाल, आज तक जो कांग्रेस इस पे डिमांड उठाती, आज तक कांग्रेस की इतिहास में सबसे बड़ी हार कब हुई? 42 या 44 सीट लेके आए थे 2014 में, और वो चुनाव किसने कराया था? वो चुनाव एक ऐसी कांग्रेस सरकार ने कराया था जो पिछले 10 साल से सत्ता में थी। तो यानी 10 साल से सरकार आप चला रहे थे और ईवीएम पे पेचकस लेके अटल बिहारी लगे हुए थे। क्या बेवकूफी की बात है यार। 10 साल से तुम्हारी सरकार थी और तुम्हारा मिनिमम वोट गया। पहली बात देखें। दूसरे देखें साहब, 2018 में आप देखें, एचडी कुमारस्वामी कांग्रेस के साथ मिलकर कर्नाटक में सरकार बनाते हैं, भाजपा हार जाती है। यानी कर्नाटक में सरकार है कांग्रेस की, और जब 2019 में चुनाव होता है तो पूरी मशीनरी कांग्रेस की, कलेक्टर कांग्रेस का, अधिकारी कांग्रेस के, और भाजपा को मिलती है 28 में से 25 सीट। राजस्थान चले जाए आप, पूरी मशीनरी अशोक गहलोत की, कलेक्टर अशोक गहलोत का, सारे अधिकारी अशोक गहलोत के, और भाजपा को मिलती है राजस्थान में 25 से 25 सीट। भाजपा कुछ भी नहीं, और आप क्लीन स्वीप। नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं 2014 में, तब से लेकर आज तक 2024 तक 10 साल में भारतीय जनता पार्टी 20 से ज्यादा मेजर चुनाव हार चुकी। 20 से ज्यादा मेजर चुनाव हार चुकी। सबसे बड़ा चुनाव आप हारे अपने नेतृत्व में, राज्य सरकारों का चुनाव आप हारते हैं अपने नेतृत्व में। चुनाव कराने वाले आप, 25 से 25 सीट भाजपा को मिल रही, दोष दे रहे हैं आप।
चुनाव आयोग, मतलब आप देखें, एक मतलब बेवकूफी की एक लिमिट। फिर आप देखें 2004 में सब लोग कह रहे थे इंडिया शाइनिंग, अटल बिहारी जीतने जा रहे हैं। हार गए अटल बिहारी, उसी ईवीएम से हार गए। पर आप ही ने चुनाव कराया था अटल बिहारी ने, इसलिए कुछ कहा नहीं। 2009 में लाल कृष्ण आडवाणी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने, फिर हार गए, दोबारा हार गए। आडवाणी जी का कैरियर खत्म हो गया। पर क्या आडवाणी जी ने एक बार भी कहा कि साहब ईवीएम गड़बड़ है? एक बार भी कहा? 50 वो 100 से ज्यादा चुनाव हार चुके हैं 2004 से भाजपा, एक बार भी भाजपा ने कहा ईवीएम गड़बड़ है? अब एक सवाल ये उठता है कि अब जैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश किया साहब, पहली बात तो अभी भी एक व्यवस्था है कि चुनाव के बाद रैंडम कोई भी ईवीएम उठा के उससे चेकिंग की जाती है, मिलाया जाता है, वीवीपैट मिलाया जाता है, सब कहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश किया कि हारने वाला कैंडिडेट अगर दूसरे या तीसरे नंबर पे है तो 7 दिनों के अंदर वो कंप्लेन करेगा। कंप्लेन करने की स्थिति में ईवीएम बनाने वाली मशीन के इंजीनियर्स आके उसकी जांच करेंगे। इसकी पूरी कार्रवाई का खर्चा कंप्लेन करने वाले उम्मीदवार को देना होगा, मान लिया। अब आप मेरे को साहब एक बात बताएं, ईवीएम तो बनती है पब्लिक सेक्टर में, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में। उससे इंजीनियर आके जांच करेगा तो क्या ही मान लेंगे कि अरे साहब सरकारी इंजीनियर, जैसे सरकार ने गड़बड़ी की वैसे इंजीनियर से गड़बड़ी करा दी? कौन मानेगा इसको? जवाब दे। अच्छा, क्यों मानने को आप तैयार नहीं, इसको समझे। जब आप चुनाव दर चुनाव दर चुनाव दर चुनाव हार रहे हैं, राहुल गांधी 50 से ज्यादा चुनाव हार चुके हैं, अब आपके पास सिर्फ 2 विकल्प हैं। ओंकार जी ध्यान से सुने, केवल 2 विकल्प। या तो आप मान लें कि ईवीएम फॉल्टी है, और या आप मान लें कि फॉल्ट ईवीएम में नहीं, राहुल गांधी में। अगर आप मानेंगे फॉल्ट राहुल गांधी में है तो आपको राहुल गांधी को बदलना पड़ेगा। उसके लिए आप तैयार नहीं, तो इसलिए ईवीएम फॉल्ट। सिंपल। ओंकार जी। आज तो साहब प्रधानमंत्री ने बहुत सख्त टिप्पणी की है इस पर, सुन लेते हैं। गठबंधन के हर नेता ने ईवीएम को लेकर जनता के मन में संदेह पैदा करने का पाप किया है। लेकिन आज देश के लोकतंत्र की ताकत देखिए, बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान की ताकत देखिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने अभी 1-2 घंटे पहले ही मतपेटियों को लूटने का इरादा रखने वालों को ऐसा गहरा झटका दिया है, ऐसा गहरा झटका दिया है कि उनके सारे सपने चूर चूर हो गए हैं। आज उच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि बैलेट पेपर वाला पुराना दौर वापस लौट करके नहीं आएगा। आज जब पूरी दुनिया भारत के लोकतंत्र की, भारत की चुनाव प्रक्रिया की, भारत के चुनावों में टेक्नोलॉजी के उपयोग की वाहवाही करती है, तारीफ करती है, तब ये लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए बदनीयत से ईवीएम को बदनाम करने पर लगे पड़े थे। इन्होंने लोकतंत्र के साथ लगातार विश्वासघात करने की कोशिश की है। लेकिन आज इन्हीं लोगों को देश की सर्वोच्च अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करारा तमाचा मारा है, ऐसा करारा तमाचा मारा है, ये अब मुंह ऊंची करके देख नहीं पाएंगे जी। प्राइम मिनिस्टर की जो टिप्पणियां हैं
बहुत कुछ कहती हैं अनुपम जी, जी सर। क्योंकि जब से वो प्रधानमंत्री चुने जा रहे हैं तभी से ये हल्ला कुछ ज्यादा कट रहा है, ज्यादा मच रहा है। और ये इस तरह की बातें करने वाले और विदेशों में भी जाकर के हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में बताने वाले लोग, आप जरा याद करिए। मैं इसलिए इस बात पर थोड़ा सा विस्तार से चर्चा कर रहा हूं कि ये बाहर जाकर के हमारी डेमोक्रेसी, हमारे जुडिशियल सिस्टम, हमारे मीडिया, इनकी आज़ादी को लेकर के, इनकी निष्पक्षता को लेकर के, तटस्थता को लेकर के बहुत ऊल जलूल बातें कर चुके हैं। और उसकी वजह से सो कॉल्ड अंतर्राष्ट्रीय जितनी संस्थाएं हैं वो भी भारत को लेकर के तमाम तरह की गलत बयानियां करती हैं। हमारे चुनाव आयोग की जो तटस्थता, निष्पक्षता रही है उसकी ख्याति रही पूरी दुनिया में, उसकी तारीफ होती रही। ये लोग हमारे चुनाव आयोग को भी बदनाम करते हैं, हमारी डेमोक्रेसी को भी बदनाम करते हैं और अल्टीमेटली भारत को भी बदनाम करते हैं। और देखिए, जहां तक आप खुद बता चुके 40 याचिकाएं, कोई सीमा सर होती है क्या? चुनाव, मैंने नहीं, चुनाव आयोग ने आज बयान दिया है। मतलब कोई सीमा होती है किसी चीज की? स्वच्छंदता में और स्वतंत्रता में कोई तो एक महीन सी रेखा होनी चाहिए। देखिए साहब, जहां तक इस बात का सवाल है कि विदेशी एजेंसियां क्या कह रही हैं, तो वो सब इतना हास्यास्पद हो गया। मैं देख रहा हूँ अमेरिका ने आज हिंदुस्तान में मानवाधिकार को लेके जो चिंता जाहिर की है, उसमें उन्होंने, आपको मालूम है कि उदाहरण किसका दिया है? अतीक अहमद की हत्या का। आप सोचें, अतीक अहमद की हत्या को उन्होंने मुद्दा बना के कहा है कि भारत में मानवाधिकार खतरे में। ये तो देर जोक, मजाक है वो। और इनको वही जवाब मिलना चाहिए जो आपने देखा कल हमारे विदेश मंत्रालय ने दिया कि अमेरिका में मानवाधिकार के हनन पे भारतीय सरकार की नजर है। तो नहीं, ये इनको वही जवाब। आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारे यहाँ के गुंडे, बदमाश, माफिया, नक्सली, आतंकवादी वो सब पश्चिमी देशों के लिए हीरो हैं? अब देखें, बात सारी ये है, मैंने कल भी आपके शो में इस बात को कहा था कि दिक्कत ये है, उन्हें हमको गुलाम देखने की आदत है। हम उनकी आंख में आंख डाल के देखें, उनके राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री से सिग्नेचर मांगे, ऑटोग्राफ मांगे, उनके राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री से क्या आप हमारी पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, उनके राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री से अपने चुनाव प्रचार कराएं, उनके राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री को सुपरस्टार कहें, उनके राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री के आगे माने कि साहब बड़े सख्त नेगोशिएटर हैं, माईवे और हाईवे कहते हैं। ये बात उनको हजम नहीं हो रही है। हजम तो उनको ये भी नहीं हो रहा है कि अमेरिका जैसे मुल्क को, यूरोप जैसे मुल्कों को अपने उपग्रह स्पेस में प्रक्षेपित करने के लिए हमारे सैटेलाइट की जरूरत पड़ती है। इसीलिए वो भद्दे भद्दे और नस्ली कार्टून बनाते हैं। तो इस, अब सवाल ये, अभी आपने शुरुआत की इस बात की ये कहते हुए कि इस तरह की बातें तब से ज्यादा होनी जब से नरेंद्र मोदी आए। तो इसका तो साहब बहुत ही सहज जवाब है, बहुत ही सहज जवाब है। आखिरी बार मेरे ख्याल है कि 1971 या 72 में कब कोई पार्टी रिपीट की थी पूर्ण बहुमत से? पूर्ण बहुमत से कोई सरकार दोबारा कब बनी साहब? इंदिरा गांधी, जब 71 वॉर के बाद। उसके बाद राजीव गांधी भी जीते तो रिपीट नहीं किए, जनता पार्टी जीती तो रिपीट नहीं की, कांग्रेस जीती तो रिपीट नहीं की, नरसिम्हा राव रिपीट नहीं किए, कोई रिपीट नहीं किया। तो आप देखिए 50 साल बाद ऐसा हो रहा है कि कोई प्रधानमंत्री बहुमत से रिपीट नहीं कर रहा है, वो अपना बहुमत दूसरे चुनाव में बढ़ा रहा है। 286 से 303 जा रहा है और तीसरे चुनाव में 400 की बात कर रहा है। पहुंचता नहीं पहुंचता, वो तो चुनावी नारा है, मुझे यकीन नहीं रहता इस बातों पे। लेकिन 50 साल बाद कोई प्रधानमंत्री ऐसा आया है जो अपनी बहुमत की सरकार रिपीट कर रहा है।
बहुमत की सरकार रिपीट ही नहीं है। जो बहुमत की सरकार ला रहा है, राजीव गांधी के बाद कोई बहुमत की सरकार आई नहीं। 1984 के बाद 40 साल में दूसरी बहुमत की सरकार नहीं आई। मोदी साहब बहुमत की सरकार लाए, बहुमत की सरकार रिपीट की, बहुमत की सरकार रिपीट करने के साथ नंबर ऑफ सीट और नंबर ऑफ वोटों में इजाफा किया। बहुमत की सरकार रिपीट करने के साथ नॉर्थ ईस्ट में एक्सपेंशन किया। बहुमत की सरकार रिपीट करने के साथ साउथ इंडिया में एक्सपेंशन किया, वोट प्रतिशत। बहुमत की बहुमत की सरकार रिपीट करने के साथ बंगाल तक में इतनी बड़ी उपस्थिति दर्ज कर दी कि 50% वोट की हकदार हो गई लोकसभा। अब आप समझिए इस बात को। जब तक ये लगता है कि हम गेम में हैं, तब तक इस तरह की शिकायतें नहीं। ठीक है, एक बार ये जीते, एक बार हम जीत जाएंगे। वो हौसला कब डाउन होता है कि अरे साहब, हम तो हर बार के साथ गेम से ही बाहर होते जा रहे हैं। हम तो साहब गेम का हिस्सा ही नहीं बचे। हम तो गेम का हिस्सा ही नहीं बचे। समाजवादी पार्टी जो 38 लोकसभा सीट लेके आती है, वो 5 पे सिमट जाती है लगातार 2 बार। बहुजन समाज पार्टी 0 पे चली जाती, कांग्रेस पार्टी 44 पे चली जाती। आप सोच के देखिए, आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में स्वीप करती है, 70 में से 67 सीट लाती है, वो 7 में से 0 लेके आती है लोकसभा। तो लोकसभा के लिहाज से सरकार रहती है कर्नाटक में कांग्रेस की, बीजेपी वहां पे सारी सीटें ले आती है। सरकार रहती है गहलोत की राजस्थान में, बीजेपी वहां सारी सीटें ले आती है। कर्नाटक, आप सोचे कर्नाटक से आगे बढ़ के वो आप केरल और तमिलनाडु में प्रेजेंस जाहिर करते हैं। नॉर्थ ईस्ट जो 90% क्रिश्चियन स्टेट्स हैं, वहां सरकारें बना लेते हैं, वेस्ट बंगाल में बना लेते हैं। ये सब देखिए, ये आप हरा नहीं रहे हैं, आप हौसला भी तोड़ रहे हैं सामने वाले का। और सामने वाले को इस बात का एहसास दिला रहे हैं कि भैया, हो सकता है तुम्हारी अगली जनरेशन में कोई चांस है, तुम तो गए हो। और ऐसे में फिर हल्ला मचाने और चीत्कार करने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं बचता उनका। इनकी परेशानियां, इनकी जो अंदरूनी तकलीफ है, ये जो मतदाताओं ने जिस तरीके से इनको रिजेक्ट किया है, इनका अपमान किया है, उसको सहन नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं तो फ्रस्ट्रेशन निकलना ही है। अनुपम जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय निकाला महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने। थैंक यू सो मच। नमस्कार।